जो महारथी हैं वो उनका नाम है संजय पारिक का, जो कि CIO हैं और फाउंडर मेंबर भी हैं सोहम असेट मैनेजर्स के। संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मैं कुछ एक फैक्ट शीट देख रहा था आपके सोहम इंडिया अपॉर्चुनिटी फ़ंड की। आपका रिटर्न करीब करीब 50% था। मैंने देखा कि बहुत ही शानदार रिटर्न्स आपने इस बार डिलीवर किए हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ जब से आप इंस्पेक्ट हुए हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। दूसरा आपका अलग अलग एरियाज़ में भी अच्छी है पोजीशनिंग। मैं उसी शीट में ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पास जो टोटल पोजीशनिंग है उसमें लार्ज कैप की संख्या ज़्यादा है, स्मॉल कैप की संख्या थोड़ी कम है। ये भी मैंने उसी शीट के अंदर देखा जो मेरे को शेयर की गई है। संजय सर, एक तो पहले मेरे को जरा ये बताइए, जो लास्ट ईयर आपने भी कमाल किया, मार्केट में भी कमाल हुआ, 2024 के अंदर उसके चांसेस कितने हैं रिपीट होने के, या फिर वो पहले के मुकाबले स्लो होगा? सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Can you hear me? Hello? यस संजय जी, प्लीज। Sorry. यस, लाउड एंड क्लियर सर, प्लीज। यस सर, आवाज आ रही है सर, प्लीज। Good morning to all the viewers. So basically, ये साल, as I also said last time, ये साल will be a year of mediocre returns because the starting point हमारा valuation का, इतना, I mean, we are definitely rich on valuation. So अगर हम निफ्टी के अर्निंग्स लें 24-25 के, तो 1100 रुपये का अर्निंग लुक्स रीजनेबल। एंड अब तक जो क्वार्टरली सीजन हो गई है उसमें लगता है कि वो 1100 रुपया अर्निंग हो सकता है। इंडिया में 20 टाइम से ज्यादा इट्स टफ टू गिव राइट नाउ। सो वी लुक एट 22,000 ऑन 24-25, जो कि 6 महीना अभी भी है, जिससे तब बाय देन विल स्टार्ट डिस्काउंटिंग। बट व्हेन वी सी 25-26 तो उनकी विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है। बट ब्रॉडली अगर नॉमिनल जीडीपी हमारा जो है एजम्पशन गवर्नमेंट का, एंड उसमें थोड़ा ग्रोथ करे, तो 1250 रुपया अर्निंग इज वेरी रीजनेबल। एंड अगेन इफ यू गिव 20 टाइम्स तो 25,000 का इंडेक्स हो सकता है। बट इनको 15 महीना यहाँ से लगेगा। बाय देन वी स्टार्ट डिस्काउंटिंग 25-26। सो हमें लगता है कि दिस विल बी अ ईयर ऑफ मीडियोकर रिटर्न्स। We had very good years last 2 years, and ये साल में अगर हम even if we have 10-12% return, we should be happy. संजय सर गुड मॉर्निंग, मैं मनीष बोल रहा हूँ सर। जिस तरीके से लास्ट ईयर के लिए स्टांस था आपका स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में, थोड़ा वेटेज आपने कम दी था, पर हमने देखा था कि शानदार रिटर्न देखने को मिला था। इस साल के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर को लेकर आपका क्या नजरिया? So see, our mandate from the time we started in May 22 was कि हमारा लार्ज कैप डोमिनेंस ज्यादा रहेगा, एंड एटलीस्ट 70% लार्ज कैप रहेगा। और अगर मिड एंड स्मॉल कैप हमें रियली बड़ा रिटर्न देखेंगे तो हम वहां जाएंगे। एंड हमारा मिड कैप स्मॉल कैप जो आज आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप इज 82-83% एंड मिड एंड स्मॉल कैप 12-13% है, वो ज्यादा था। हमने कम करके लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट किया है। सो आर्स इज अ लार्ज कैप फंड, एंड हेंस एंड हमको जेन्युइनली लगता है कि इसमें भी अल्फा पॉसिबल है। सो अगर हम मई 22 से अब तक देखें, यू कुड सी कि हमने ऑलमोस्ट 17.5% का अल्फा किया है निफ्टी TRI पे, और एब्सोल्यूट रिटर्न 53% प्लस है। सो ये साल हमें लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में सर्टन पॉकेट्स में काफी फ्रॉथ है, एंड दैट सेगमेंट इज गुड, बट यू हैव टू हैव हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थोड़ा जहां वैल्यू जेन्युइनली वैल्यू है वहां यू हैव टू डिग हार्ड, लुक फॉर देम एंड पार्टिसिपेट। बट टू पार्टिसिपेट इन अ मोमेंटम or where there is a lot of valuation, it's not cheap at all, वो जरा ध्यान रखना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में यू हैव टू बी कॉशियस व्हाइल इन्वेस्टिंग। सर, जब आपने इतनी बात बता भी दी है कि कॉशियस भी है, और आपने ये बात भी बता दी कि अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो संजय सर थोड़ा एक राउंड आप और हमारी आगे आके हेल्प कीजिए। कहाँ पे कॉशियस के स्टांस को हमको बढ़ाना है और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है
वो हमको जरा आप नोटिस करवा दीजिए। मैं जानता हूँ कंप्लायंस की वजह से आप शेयर नहीं बता पाएंगे, बट सेक्टर और थीम बता देंगे तो हम आइडिया ले लेंगे उससे। तो मुझे लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में लेट्स से सर्टन डिफेंस थीम्स थी, वहां पर रेलवे की थीम थी, वहां पर and even in other pockets like in certain PSUs also, you have to be careful just because वो PSU है या तो रेलवे से लिंक है कि डिफेंस में है, you can't keep giving valuation. There are a lot of good stocks in each segment, but एक वैल्यूएशन का दायरा होता है और उनको वहां हमें लगता है कि थोड़ा फ्रॉड ज्यादा हो गया है वहां पर। ओवरऑल हमें डोमेस्टिक थीम अच्छी लग रही है। हमारा पोजिशनिंग भी राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग डोमेस्टिक थीम पे था, बीट फाइनेंशियल्स, ऑटो एंसिलरीज, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, हमें ये अभी भी अच्छा लग रहा है। एज आई सेड, ईच ऑफ द सेगमेंट्स में लार्ज एंड मिड कैप का एक दायरा होगा जहां हमें सस्ता होगा, बिकॉज हमारा स्ट्रैटेजी इज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। सो हमारा पोर्टफोलियो का प्राइस अर्निंग भी 16 टाइम है जब निफ्टी इज 19 टाइम्स, हमारा ग्रोथ भी ज्यादा है। सो वी विल बी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस इन आवर सिलेक्शन। बट ये थीम हमें अच्छी लगती है। फाइनेंशियल्स अंडर परफॉर्म हुआ है, बट ओवरऑल फाइनेंशियल्स हमें अच्छा लग रहा है। लास्ट 12 महीने अंडर परफॉर्मेंस है, बट मुझे लगता है अगले 12 से 24 महीने में दे विल डू अ कैचअप। सो दैट इज द broad way we are thinking on global sectors like pharma। हमें लगता है धीरे धीरे ओवरवेट जाना चाहिए। आईटी में हम अंडरवेट हैं, जो कि लास्ट 1 साल में, लास्ट 9 महीने दे हैव डन वेल। where we are a little cautious, but they have done well recently। And oil and gas में also we are underweight, so that's the way we are positioned। सर, जिस तरीके से अब हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि जो आने वाले दिनों में ग्रामीण थीम जो है ना, वो रूरल थीम, वो बढ़ता हुआ दिखेगा। एफएमसीजी पे आपने अंडरवेट नज़रिया रखा था, क्या उसमें आपने कुछ स्टांस अपना चेंज किया है? और रूरल थीम की अगर बात करें तो क्या उस थीम में कोई सेक्टर आपको पसंद आता है खास तौर पे? सो मनीष भाई, एसेंशियली रूरल में कोविड के बाद क्लियरली जो लोअर दर्जे के हमारे भाई बहन हैं, जहाँ जिनके पास इनकम ज्यादा नहीं है, वहां पर क्लियरली वी आर एबल टू सी के थोड़ा प्रेशर है और स्पेंड वहां पर नहीं हो रहा है। एंड रूरल इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। उसमें भी सर्टन पॉकेट्स में वी आर एबल टू सी डिमांड, बट नॉट इन सर्टन कैटेगरीज इन एफएमसीजी। और ये बहुत ही ब्रॉड बेस्ड कमेंट्री है एफएमसीजी कंपनी की कि रूरल पिकअप इज येट टू टेक ऑफ। और कंपटीशन भी इंटेंस हो रही है, रीजनल प्लेयर्स, डिजिटल प्लेयर्स इन सर्टन पॉकेट्स इन एफएमसीजी, the organized retail is trying to go the last mile। so उनको कंपटीशन भी काफी इंटेंस है एंड वैल्यूएशन इतने रीजनेबल नहीं है। सो हमने कंसिस्टेंटली 2 साल से 18-20 मंथ से अंडरवेट रखा है और हम अभी भी अंडरवेट रखेंगे। सो जैसे इंडिया कंजम्पशन प्ले हमने दूसरे थीम से प्ले किया है, जैसे कि सीमेंट हो, फाइनेंशियल्स हो, ऑटो एंसिलरी हो, टेलीकॉम हो, रियल एस्टेट हो। बट एफएमसीजी हमें महंगा लग रहा है, इसीलिए हम अंडरवेट। संजय सर, ये सरकारी कंपनीज पे अभी भी आपको ऐसा लगता है कि जब ये नई सरकार आएगी तो एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई स्ट्रेटजी फिर से बनेगी, इसलिए इनको पोर्टफोलियो में टिल इलेक्शंस के रिजल्ट आने तक रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है फिर नए राउंड की अनाउंसमेंट्स हो, कुछ भी नया हो सकता है। सो सी, ये काम they started this work 2017-18 से, and I remember in the earlier days the divestment secretary, respected divestment secretary, उनको ऑलरेडी उनका फोकस वहां से चालू हुआ था, बिकॉज हमने उनको तभी लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे उनको फीडबैक भी दिए थे कि बहुत ही ज्यादा सप्लाई आ रहा है। और तभी 60% डिविडेंड यील्ड थे, 6-7 का पी था, और देन दे रियली हर्ड अस
एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपने सप्लाई कम देखा, बायबैक ज्यादा होने लगे, ईच ऑफ द कंपनीज को ऑपरेशनली और एफिशिएंट करने के लिए बोला गया था। उनके इवैल्यूएशंस भी वो तरीके से करने लगे, तो उसका पूरा फायदा नाउ वी आर एबल टू सी। So we genuinely feel PSUs as a packet is very, very broad based, and one has to be selective कि कहाँ पर अभी वैल्यू है, कहाँ पर चेंज बड़ा अभी भी हो सकता है, कहाँ भी अभी भी अंडर वैल्यूएशन है। सो दैट इज सो ईच ऑफ लाइक अगर ऑयल एंड गैस में ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज देखें तो काफी रनअप हो गई हैं, एंड वी हैव बोथ ऑफ देम, बट आई स्टिल फील कि शायद नियर टर्म में टाइम लगे, बट लॉन्गर टर्म इलेक्शंस के बाद अगर पॉलिसी स्टेबिलिटी आ गई ऑयल एंड गैस में, तो वहां पर एक चांस है कि और फर्दर री-रेटिंग हो सकता है। लार्ज बैंक्स, द लार्जेस्ट बैंक में भी अभी मुझे लगता है अंडर वैल्यूएशन है, एंड वी ओन दैट एज वेल। सो जस्ट फॉर डिस्क्लोजर, एंड सो देयर आर सर्टन पॉकेट्स जहां अंडर वैल्यूएशन है, एंड एज आई सेड सर्टन पॉकेट्स जहां बहुत ही ज्यादा फ्रॉथ है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बी सिलेक्टिव इन द PSUs दैट यू सिलेक्ट। ठीक है संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमेशा की तरह काफ़ी इंटेलिजेंटली आपने जवाब दिए हमको, और हमको गाइड भी किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी बात को एक समरी में कर दूं बस, कि यही है कि आप जोश रखो, लेकिन थोड़ा होश के साथ जोश रखो, बाज़ार में एक तरफा नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज भी नेक्स्ट टाइम निकाला और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।